नाउ सेकंड केस स्टडी किया मेंडल ने, केस 2। इसमें उन्होंने ली फीमेल्स वाइट बॉडीड एंड विद मिनिएचर विंग्स। फीमेल्स उन्होंने ऐसे सिलेक्ट की जिनकी बॉडी थी वाइट और उनके जो विंग्स थे वो मिनिएचर थे। अब फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं उनमें विंग्स टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो विंग्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्ली डेवलप्ड विंग्स होते हैं, नॉर्मल लेंथ के वो होते हैं, या फिर किसी किसी फ्लाई में हो सकते हैं स्मॉल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, छोटे होते हैं साइज में, मिनिएचर होते हैं। तो उन्होंने ली ऐसी फीमेल्स जिनकी बॉडी थी वाइट एंड उनके विंग्स थे मिनिएचर। उनका क्रॉस करवाया। फिर मेल्स से जिनकी बॉडी थी येलो और उनके विंग्स थे नॉर्मल। अब इन्होंने स्टडी किया, सेम उन्होंने पूरा प्रोसीजर करवाया, सेम प्रोसेस होगा, सेम तरह से बनेगा, पूरा जो डायग्राम बनेगा सेम बनेगा, इतनी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। एक एग्जाम्पल लेना फिर फॉर द एग्जाम्स, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, सेम जैसे वो पहले वाला लिया वैसे ही लेके इसका भी बना सकते हैं। अब इसमें जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वो रिकॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में या F2 जनरेशन में। पर इसमें भी उनको रिजल्ट्स अलग मिले। जैसे उनको अपने फर्स्ट केस में मॉर्गन को रिजल्ट्स मिले थे कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो थे वो ज़्यादा थे कंपैरिजन में रिकॉम्बिनेशंस की। अब ऐसे रिजल्ट्स इनको इस कंडीशन में, इस केस में भी मिले कि जो पैरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो ज़्यादा थे और जो न्यू कॉम्बिनेशंस थे वो कम थे। और उनका जो डिफरेंस था वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना फर्स्ट कंडीशन में था। फर्स्ट कंडीशन में तो 98.7% सारे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी, जो F2 जनरेशन थी, उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनमें सिर्फ पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही था और बहुत कम ऐसे थे जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ, लाइक 1.3% ही थे रिकॉम्बिनेंस। इस कंडीशन में वैसा नहीं था, हाँ 50-50 भी नहीं था जैसा मेंडल ने कहा। 62.8% तो थे पैरेंटल कॉम्बिनेशंस और 37.2% थे रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स। अब इन्होंने देखा तो उन्होंने पता लगाया कि इसकी बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट वाले केसेस में 2 जीन्स थे, हमने लिए थे Y जीन एंड W जीन। Y एंड W जीन लिया था, उसमें जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी और जो न्यू कॉम्बिनेशन बहुत कम थी। तो इससे अपन कह सकते हैं कि वो जो 2 जीन थे वो बहुत ज़्यादा पास थे। तो ये 2 जीन थे बहुत ज़्यादा पास। अब इसमें इतना नहीं हुआ, अब ये काय के लिए था, बॉडी कलर के लिए, और ये था उनकी आई कलर के लिए। अब इसमें भी एक तो है बॉडी कलर और दूसरा है उनका विंग का साइज ऑफ द विंग्स। अब इन दोनों में उतना लिंकेज नहीं था, उतना ज़्यादा नहीं था तो लिंक होते थे, उतने ज़्यादा पास नहीं थे। यानी जो बॉडी कलर होता है और जो विंग साइज के लिए जो जीन्स होते हैं वो उतने ज़्यादा पास नहीं है। यानी अपन इससे पता लगा सकते हैं कि ये जो Y जीन है वो W के तो ज़्यादा पास है, और जो मिनिएचर विंग्स या नॉर्मल विंग्स विंग कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहा है जीन M जीन, ये उसके इतने ज़्यादा पास नहीं है। तो वो जीन हो सकता है या तो इससे इतना दूर या फिर इस साइड पे हो सकता है इतना। यानी कंपैरिजन करें अपन तो ये इसके ज़्यादा पास होगा, Y जीन W के ज़्यादा पास होगा M के बजाय, M से थोड़ा दूर होगा। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होगा कि रिकॉम्बिनेशन की ज़्यादा चांसेस हो जाए, ये तो पास ही क्योंकि लिंक्ड हैं जीन्स, बाकी उतना पास नहीं। अब ऐसे करके अपन, अब ऐसे ही प्रोसीजर्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि किस साइड पे, उसकी इस साइड पे या इस साइड पे, वो आपकी हायर एजुकेशन में आएगा, MSc BSc लेवल पे आएगा। अब उन टेक्निक्स से हम पता लगा सकते हैं कि जो M जीन है उसकी इस साइड है या फिर इस। ऐसे करके अपन इस प्रोसेस के थ्रू, लिंकेज के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके पता लगा सकते हैं कि कौन से जीन कहाँ पर पूरे क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ऐसे अपन हर क्रोमोसोम के हर जीन के बारे में पता लगा सकते हैं, पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं कि हाँ इस जीन के बाद ये वाला जीन आएगा, इस जीन के बाद ये वाला जीन आएगा, इस जीन के बाद फिर दूसरा जीन आ जाएगा। तो इसको कहते हैं सीक्वेंसिंग या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस। जीनोम यानी टोटल जितने भी एक सेल में जीन्स प्रेजेंट हैं उसको कंबाइन कहते हैं जीनोम। तो सारे जीन की अगर सीक्वेंसिंग कर देते हैं तो इसका जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस। तो ये जो लिंकेज है, लिंकेज की स्टडी किसमें हेल्प करती है, जीन्स की सीक्वेंसिंग में हेल्प करती है, पर सीक्वेंस बना सकते हैं। ऐसे एक प्रोजेक्ट था या प्रोग्राम था
वो स्टार्ट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम, जिसमें ह्यूमन की सारे पूरे जीनोम के हर जीन का सीक्वेंस करना चाहा था साइंटिस्ट ने। तो वो हो भी पाया, बहुत सारे जीन्स का पता चल गया कि हाँ इस जीन के बाद ये जीन है, उनको सीक्वेंस कर पाए साइंटिस्ट। तो वो सक्सेसफुल रहा जो प्रोग्राम था। वो किसकी वजह से हो पाया सारा, इस लिंकेज की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो पाया कि लिंकेज ऐसे होता है, इसमें दो जीन्स बहुत ज़्यादा, अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो दो जीन्स ज़्यादा पास होंगे और इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, और लिंकेज अगर थोड़ा कम है तो वो जीन थोड़ा दूर होंगे और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस में फिर थोड़े बढ़ जाएंगे। ऐसे अपन देखें तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर लिंकेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा पास में होंगे जीन, तो रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस उतना ही कम होगा। और जितने कम लिंक्ड है यानी कि जितने ज़्यादा दूर है उतना ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस फिर इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बताया था सारा मॉर्गन साइंटिस्ट ने। और ये जो लेपिन की जो टेक्निक थी ये वाली, ये फिर मॉर्गन ने नहीं बताई थी, सीक्वेंस करने का पूरा प्रोसेस ये इनके स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट। इन्होंने बताया था कि अपन ऐसे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं लिंकेज की नॉलेज के बेसिस पे जीन्स की किसी क्रोमोसोम की।